प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में देखेंगे कि अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। प्रारंभ में मैंने आपको इस टॉपिक को स्टार्ट किया था और हमने ये बताया था कि अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक की उपस्थिति, क्रियाशील सतह का क्षेत्रफल। ये 5 कारक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बच्चों, मूल बात यह है कि अभिकारकों की प्रकृति, जैसा कि आप जानते हैं, आयनिक अगर होती है तो अभिक्रिया बहुत ही तीव्र होती है। अगर सहसंयोजी है तो ध्रुवीय होने पर अभिक्रिया तीव्र होने की संभावना होती है ध्रुवीय विलायकों में। अगर अभिकारक अध्रुवीय हैं तो अध्रुवीय विलायकों में इनकी अभिक्रिया की दर तेज होगी, जबकि ध्रुवीय विलायकों में अभिक्रिया आसानी से नहीं करेंगे। इसी तरह से अभिकारक ठोस है, द्रव है या गैस है, इसका भी असर पड़ता है अभिक्रियाशीलता पर, अभिक्रिया की दर पर। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं, पहले आपको बताया जा चुका है कि अभिकारकों की प्रकृति अभिक्रिया दर को प्रभावित करती है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा पॉइंट है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता को अगर हम देखें तो आपने पढ़ा है पिछले 2-3 लेक्चर में अभिक्रिया की कोट क्या होती है, और अभिक्रिया की कोट आप जानते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता और अभिक्रिया के दर को संबंध बताती है। जैसे अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को हम प्रकट करते हैं I = K A⁻P B⁻Q से, तो यहां पर अभिक्रिया दर है R, A और B अभिकारकों के सांद्रण हैं, P और Q ये बताते हैं कि अभिक्रिया दर अभिकारकों के सांद्रण के किस घातांक पर निर्भर करती है। यानी P और Q सांद्रता और अभिक्रिया दर में संबंध को निर्धारित करते हैं और इन्हीं का योग N होता है, जिसको हम P+Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम अभिक्रिया की कोट कहते हैं। ये चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है और अभिकारकों की सांद्रता के घातांक जितने होते हैं वही उस अभिकारक की उस अभिक्रिया के संबंध में कोट होती है, तथा अभिक्रिया की कुल कोट अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग के बराबर होता है। अर्थात यहां पर A की का पावर P है, अर्थात इस अभिक्रिया का वेग A के P घात पर निर्भर करता है तथा B के Q घात पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया की कोट A के संदर्भ में P होगी, B के संदर्भ में Q होगी और अभिक्रिया की कुल कोट P और Q के योग के बराबर होगी। इस तरह से सांद्रता और अभिक्रिया वेग में संबंध भी आप पढ़ चुके हैं, इसका बहुत डिटेल अध्ययन हम लोग कर दिए। अब ये जो 3 मेन कारक बच रहे हैं, और ताप, उत्प्रेरक की उपस्थिति तथा क्रियाशील सतह का प्रभाव, इसमें हम सबसे पहले ताप का प्रभाव देखते हैं। बच्चों, मान लीजिए कोई भी एक अभिक्रिया है A+B गिव्स आउट प्रोडक्ट। A और B क्रिया करते हैं और कोई प्रोडक्ट P बना रहे हैं। अब मान लीजिए इस अभिक्रिया को हम T डिग्री सेंटीग्रेड पर नापते हैं। अभिक्रिया के वेग को नापने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वेग स्थिरांक को नाप लें। वेग स्थिरांक, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K से। और आप जानते हैं K को विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। क्यों?
क्योंकि यह अवकारकों के इकाई सांद्रण पर होने वाला अभिक्रिया वेग ही होता है, वेग स्थिरांक। तो बच्चों हम अगर वेग स्थिरांक को माप लेते हैं तो हम अभिक्रिया वेग का भी आकलन कर सकते हैं, क्योंकि वेग स्थिरांक भी एक तरह का अभिक्रिया वेग ही है जो इकाई सांद्रण पर होता है। अगर हम वेग स्थिरांक की जगह सामान्य वेग लेंगे तो आप जानते हैं कि अभिक्रिया की दर जो होती है वो अवकारकों की सांद्रता पर बदल जाता है। हमें एक निश्चित सांद्रता ही लेनी है, तो निश्चित सांद्रता अगर हमें लेनी है तो हम एकांक सांद्रता ले लें, और एकांक सांद्रता पर जो अभिक्रिया का वेग है उसी को हम वेग स्थिरांक भी कहते। जैसा कि आप जानते हैं, देख सकते हैं इस समीकरण से भी कि R का मान अगर A का सांद्रण हम 1 रख दें, B का सांद्रण 1 रख दें, तो R की वैल्यू हो जाएगी 1। वास्तव में जो वेग स्थिरांक पर अध्ययन किए जाते हैं तात्पर्य वो अभिक्रिया वेग ही है। अब हम अगर मानते हैं कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक kT है और हम फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मान लीजिए हो गया kT प्लस 10, एक नया वेग स्थिरांक आएगा। और ये देखा गया है अगर हम kT प्लस 10 अपॉन kT करें, इसका मान लगभग 2 से 3 या अधिक गुना बढ़ जाता है। अर्थात अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों में 2 से 3 गुने तक की वृद्धि बड़ी आसानी से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर लगभग यह मान 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। इसी अनुपात को हम अभिक्रिया का ताप गुणांक कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ताप गुणांक, कई बुकों में इसको थीटा से प्रेजेंट करते हैं, तो जो ताप गुणांक का मान होता है वह kT प्लस 10 अपान kT के बराबर होता है और इसका मान प्रयोगों द्वारा लगभग 2 से 3 पाया जाता है। तो हमें कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वह ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और कितना बढ़ता है, लगभग 2 गुने से 3 गुने तक बढ़ जाता है। अब बच्चों जो वैल्यू ये बढ़ रही है 2 से 3 गुने तक, इसको हम सामान्यतः इन तापों को निर्धारित करके देख लें। इसको हम आसानी से टेबुलेशन कर सकते हैं, सारणी बना सकते हैं, जिससे कि अभिक्रियाओं की प्रकृति का भी पता चल जाए। इसके लिए अब अगर हम कमरे का ताप देखें, ये सामान्यतः 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है और कमरे के ताप से 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम प्लस कर दें, ये कितना हो जाएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सामान्यतः ज्यादातर अभिक्रियाओं का जो अध्ययन होता है वो कमरे के ताप पर ही किया जाता है। इसीलिए हम प्रायः ये मान kT प्लस 10 और kT को हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर के निकाल लेते हैं। ऐसे में ताप गुणांक की का जो सूत्र होगा ये हो जाएगा K35 अपान K25। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ताप गुणांक 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है और इसका मान लगभग 2 से 3 पाया जाता है। इस तरह से बच्चों ताप का प्रभाव अगर हम देखें
तो सभी अभिक्रियाओं पर लगभग ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया दर रासायनिक अभिक्रियाओं की बढ़ जाती है और ये वृद्धि भी काफी दृष्टिगोचर होती है, काफी महत्वपूर्ण होती है, एप्रिसिएबल होती है और लगभग 2 से 3 गुने तक हो जाती है। इस प्रभाव की व्याख्या करने के लिए 2 सिद्धांत दिए गए हैं, अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। बच्चों, इस साल के सिलेबस से 30% जो सिलेबस कम किया गया है उसमें इस प्रभाव को हटा दिया गया है। फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में एक समरी आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अतः हमें ताप का प्रभाव देखना है। ताप के प्रभाव को देखने के लिए बच्चों ये माना जाता है कि अभिक्रिया जो होती है वह अणुओं के टकराने के फलस्वरूप होती है और इसी आधार पर अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत या संघट्ट सिद्धांत दिया गया है। हम देख लेते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत क्या है। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, नाम से ही क्लियर है। ये थ्योरी कोलिजन की है, संघट्ट की है, इसे हम संघट्ट सिद्धांत भी कहते हैं। अब अगर मान लीजिए बच्चों ए बी रिएक्ट करता है सी डी से और बना ले रहा है ए सी प्लस बी, ये अभिकारक हैं और ये उत्पाद है। तो संघट्ट सिद्धांत ये कहता है कि पहली बात तो ए बी और सी डी के बीच अभिक्रिया उन्हीं परिस्थितियों में हो सकती है जब इनके बीच टक्कर होगी। टक्कर को संघट्ट भी कहते हैं, यानी टक्करों की संख्या जो होती है इस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। जितनी अधिक टक्कर होगी उतना ही अधिक अभिक्रिया का वेग होगा। दूसरा कि सभी टक्कर जो होती हैं उनके फलस्वरूप अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। जैसे ए बी और सी डी के मॉलिक्यूल टकरा गए एक दूसरे से, उनके बीच टक्कर हुई, तो टक्कर के फलस्वरूप अभिक्रिया हो भी सकती है और अभिक्रिया नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि सारी अभिक्रियाएं या सारी टक्कर अभिक्रियाओं में परिवर्तित नहीं होती हैं। कुछ टक्कर ही होती हैं जो अभिक्रिया में परिवर्तित होती है। हम ये कह सकते हैं कि केवल प्रभावी टक्कर जो होती हैं इनके फलस्वरूप ही अभिक्रिया होती है, अन्यथा अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। अगर टक्कर प्रभावी नहीं है तो अभिक्रिया नहीं होगी। अब प्रश्न होता है प्रभावी टक्कर क्या होती है। तो प्रभावी टक्कर में 2 कारक होते हैं। पहला है ऊर्जा। ऊर्जा का कारक क्या है? जब 2 अणु टकराते हैं उनके बीच एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। बच्चों एक चीज जो ध्यान देना है, मान लीजिए किसी कंपार्टमेंट में अणुओं को लिया गया है जिनके बीच अभिक्रिया होनी है। ये अणु इसमें गतिशील होते हैं। गति के फलस्वरूप अणुओं में टक्कर होती है। मान लीजिए 2 अणु हैं, इनमें टक्कर होगी। टक्कर के फलस्वरूप एक अणु अपनी ऊर्जा को दूसरी अणु क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। इन टक्करों के फलस्वरूप अणुओं की ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है। मान लीजिए इसमें कई अणु हैं, 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से लेकर के 10th तक आप देख लीजिए। ये अणु मान लीजिए 10 अणु हम ऐसे ले लेते हैं समझने के लिए, 1 2 3 4। तो पहला अणु टक्कर कर रहा है,
मान लीजिए इसकी ऊर्जा केवल 2 जूल है, इसकी ऊर्जा 4 जूल है, इसकी ऊर्जा 6 जूल है, इसी तरह से 10वें की ऊर्जा 8 जूल है, चौथे की ऊर्जा अगेन 1 ही जूल है। तो बहुत तरह से अणु के अणु होते हैं और टक्करों के कारण हर अणु की ऊर्जा जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन अभिक्रिया के लिए एक निश्चित ऊर्जा आवश्यक होती है। मान लीजिए यह ऊर्जा 4 जूल या इससे अधिक होनी चाहिए। तो अगर दूसरा अणु दूसरे अणु से टकराएगा या दूसरा अणु तीसरे 10वें से टकराएगा, अभिक्रिया होगी। अगर फर्स्ट और फोर्थ से टक्कर होगी, अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। क्यों नहीं संपन्न होगी? क्योंकि पहले और चौथे के पास आवश्यक ऊर्जा नहीं। बच्चों, इस तरह से प्रभावी टक्कर होने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए और अगर इतनी न्यूनतम ऊर्जा है तभी अणुओं के बीच टक्कर के फलस्वरूप अभिक्रिया संपन्न होगी, अन्यथा अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। इस न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर है अभिक्रिया संपन्न होगी, अदरवाइज अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। अब अगर अणुओं के बीच देहली ऊर्जा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो ऐसे अणुओं को हम सक्रिय अणु कहते हैं या प्रभावी अणु कह सकते हैं। सक्रिय अणु कहते हैं या प्रभावी अणु कहते हैं। इसका मतलब कि सक्रिय अणु जो होते हैं उनके पास एक निश्चित ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा होती है। इस चीज को अगर हम एक ग्राफ से यहां प्रकट कर लें, एक सिंपल सा ग्राफ है, इसमें यहां पर रिएक्शन कोऑर्डिनेशन है और यहां पर हम एनर्जी देख रहे हैं, ऊर्जा है। अब बच्चों, मान लीजिए अभिकारकों की औसत ऊर्जा ER है। ये क्या है? अभिकारकों की औसत ऊर्जा, इसीलिए E के नीचे R लगा है। R माने रिएक्टेंस, अभिकारक। लेकिन अभिक्रिया संपन्न होने के लिए औसत ऊर्जा पर्याप्त नहीं है, उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा, इसको ET से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब सक्रिय अणु जो होते हैं इनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा होती है। सक्रिय अणु होने के लिए किसी भी अणु के पास ET के बराबर ऊर्जा होनी चाहिए। लेकिन अणुओं की औसत ऊर्जा क्या है? ER है। यानी कुछ अणु हैं जिनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से कम होगी, कुछ अणु ऐसे होंगे जिनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से अधिक होगी। जिनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से अधिक है उनमें से कुछ होंगे जिनकी ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी ऐसे ज्यादा होगी, अन्यथा बाकी की ऊर्जा कम होगी। तो जो अणु देहली ऊर्जा वाले होंगे वही अभिक्रिया करेंगे। ऐसे अणुओं को ही हम सक्रिय अणु या एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। बच्चों, सक्रिय अणु की जो ऊर्जा है न्यूनतम देहली ऊर्जा और औसत ऊर्जा के बीच की ऊर्जा को EA से प्रकट किया जाता है और यहां पर EA को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। आपने देखा कि देहली ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा और औसत ऊर्जा ET, EA और ER। बच्चों, अगर इस आधार पर हम देखें, हम कह सकते हैं कि सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होगा?
ई ए, जिसको हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और इसी एक्टिवेशन एनर्जी या ए के नाते इसको ई ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? स्पष्ट है, ई ए इक्वल टू हो जाएगा ET माइनस ER, जहां पर ET आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा थ्रेशोल्ड देहली ऊर्जा है और ER अर्धकारकों की औसत ऊर्जा है। तो जितने अणुओं को ET प्राप्त होगा, यानी अगर अणुओं को औसत अणुओं को EA ऊर्जा मिल जाए तो इनकी ऊर्जा ET के बराबर हो जाएगी और वे अभिक्रिया करने लगेंगे। इसलिए इस ऊर्जा को हम सक्रिय ऊर्जा भी कहते हैं। बच्चों, हम कह सकते हैं कि केवल वो अणु ही अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर है या इससे ज्यादा है। चूंकि सामान्य ताप पर अणुओं की संख्या कम होगी। अब मान लीजिए हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है, इनमें से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सक्रिय अणु जो थे ये 40 कितने थे? 40। और हमने ताप बढ़ाना शुरू कर दिया और ताप बढ़ा के हम इसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाए। अब 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर औसत ऊर्जा अणु क्या होगी? बढ़ जाएगी। औसत ऊर्जा बढ़ेगी तो सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। मान लीजिए सक्रिय अणुओं की संख्या 80 हो गई। तो अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जहां पर 40 अणु अभिक्रिया में भाग लेते थे, वहीं 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर 80 अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे। अभिक्रिया की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। और लगभग सक्रिय और दुगुने हो गए तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी? वो दोगुनी हो जाएगी। तो ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ती है, इसीलिए अभिक्रिया दर भी बढ़ जाती है। तो संगत सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण कारक जो है वो आपने देखा कि प्रभावी टक्कर वही टक्कर हो सकती है जिसमें ऐसे अणु संपन्न भाग लें जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर होती है। ऊर्जा एक कारक है। 3 टर्म है, देहली ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा, औसत ऊर्जा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं रिपीट करता हूं। देहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिक्रिया संपन्न होने के लिए किसी भी अणु के पास होनी आवश्यक है। सक्रिय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे प्राप्त करके कोई एक औसत अणु सक्रिय हो जाता है, इसीलिए इसको सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। इसका मान थ्रेशोल्ड एनर्जी और औसत ऊर्जा यानी ET माइनस ER के बराबर होता है। उसके बाद है औसत ऊर्जा। औसत ऊर्जा अणुओं की ऊर्जा का औसत होता है, जिसके आधार पर हम अणुओं की औसत ऊर्जा ज्ञात करते हैं। बच्चों, इसको जानने के बाद एक दूसरा जो कारक है प्रभावी टक्कर का, उसे हम देखते हैं और वह कारक है एक चीज आपको मैं बाई फिगर और समझा देना चाहता हूं ऊर्जा में ही। ये है औसत ऊर्जा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ER25 और ये है ET। अब बच्चों, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो औसत ऊर्जा बढ़ गई और मान लीजिए ये हो गया ET35। यहां पर औसत ऊर्जा का मान बढ़ गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर हम देखें थ्रेशोल्ड एनर्जी सेम रहेगी, ऐसे में यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी मान लीजिए EA35 है या EA2 है और यहां पर औसत ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा EA1 है। स्पष्ट है कि EA1
ग्रेटर देन है EA। यहां पर औसत सक्रिय ऊर्जा का मान घट गया है, यहां पर सक्रिय ऊर्जा का मान अधिक है। सक्रिय ऊर्जा का मान कम है, इसलिए अधिकतर अणुओं को सक्रिय ऊर्जा आसानी से प्राप्त हो जाती है, वे सक्रिय हो जाते हैं और अपक्रिया में भाग लेते हैं, जिससे अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। और औसत ऊर्जा जो ER है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये यहां से अगर हम मापेंगे तो EA1 ज्यादा है, अर्थात यहां पर सक्रिय ऊर्जा अधिक चाहिए और आसानी से अणुओं को प्राप्त नहीं हो पाती, अतः कम अणु अपक्रिया में भाग लेते हैं। यही कारण है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपक्रिया का वेग अधिक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपक्रिया का वेग कम है। बच्चों, दूसरा जो कारक है वह है दैशिकता। ऊर्जा आपने देखा, इसका जो दूसरा कारक है वह है दैशिकता, जिसको हम लोग ओरिएंटेशन कहते हैं। ओरिएंटेशन क्या है? जैसे मानिए ABA कर्व है, ये CD से टक्कर करता है। जब ये टक्कर इनके बीच होती है, AB और CD के बीच, A C की तरफ है, B D की तरफ है। यहां पर बांध बनना शुरू हो जाता है, यहां पर बांध बनना शुरू हो जाएगा और अपक्रिया संपन्न होगी। टक्कर के फलस्वरूप AC बन जाएगा प्लस BD बन जाएगा। अगर मान लीजिए टक्कर होते समय AB इस तरह से है, लेकिन CD का D वाला हिस्सा इधर है, C वाला हिस्सा इधर है, अणु है, किसी भी तरफ इनका पोल हो सकता है, इनके दिशाएं हो सकती हैं। ऐसे में जब टक्कर होगी तो टक्कर होते समय A D के पास है और B C की तरफ है। ऐसे में इनके बीच बांध नहीं बन पाएगा। अगर इनके बीच बांध नहीं बनेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन हो जाएगा। अर्थात अणुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा है तो भी उनके बीच अपक्रिया संपन्न होगी, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि टक्कर में ओरिएंटेशन यानी दैशिकता, टक्कर के समय कौन सा हिस्सा किस तरफ है, इसका भी बहुत महत्व होता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन है, सही दैशिकता है, अपक्रिया संपन्न होगी, अन्यथा अपक्रिया संपन्न नहीं होगी। इस तरह से दैशिकता और ऊर्जा दो कारक हैं जो प्रभावित टक्करों की संख्या को निर्धारित करते हैं, और प्रभावित टक्कर जितनी ज्यादा होगी उतना ही अधिक अपक्रिया का वेग होगा। बच्चों, इन कारकों की व्याख्या करने के लिए अर्हेनियस ने प्रभावित टक्करों की संख्या, सक्रिय ऊर्जा आदि के लिए एक समीकरण दिया था, जिसे हम अर्हेनियस समीकरण कहेंगे। तो हम देखते हैं अर्हेनियस समीकरण क्या है। बच्चों देखो, अर्हेनियस समीकरण है K = A × e⁻⁻ EA/RT, जहां पर K क्या है? वेग स्थिरांक है। A को फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आवृत्ति गुणांक कहते हैं। गुणांक या फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर एक ढंग से उस आवृत्तियों की संख्या होती है जितनी बार अणु परस्पर टक्कर करते हैं, यानी अणुओं के बीच होने वाली टक्करों की एक तरह से ये क्या है? माप है। और उनमें से कितनी टक्करें प्रभावी होंगी इस पर निर्भर करता है सक्रिय ऊर्जा पर। तो EA है सक्रिय ऊर्जा
अर्थात E नेचुरल बेस है। घातांक आप जानते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 10 है, किसी भी संख्या का घात 10 घाते हम 10 कर दें तो क्या हो जाएगा, 10 घाते 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, 100 होगा। 10 घाते 1 कर दें तो क्या होता है, 1 होता है। यहां पर 10 क्या है, ये बेस है। 1 और 2 क्या है, यहां पे घातांक है। अगर हम 10 घाते 3 कर दें तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहां पर 10 क्या है, बेस है। इसी तरह से अगर हम 10 घाते -2 कर दें 0.01 हो जाएगा। 10 घाते -3 कर दें 0.001 हो जाएगा। तो घातांक जो होता है इस बेस के मान को परिवर्तित करता है। ये एक नेचुरल है बेस। इस पर जब माइनस घातांक होगा तो इसका मतलब जितना ज्यादा सक्रिय ऊर्जा बढ़ेगी मान उतना ही क्या होगा, घटेगा। -2 है तो 0.01 है, -3 हुआ तो कितना हुआ, 0.001 हो गया। तो जब सक्रिय ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग स्थिरांक घट जाएगा। सक्रिय ऊर्जा घटेगी और क्रिया का वेग स्थिरांक बढ़ जाएगा। टी क्या है, ये परम ताप है। देखिए ये जो व्यंजक है दोनों को मिला के बना है EA/RT। यहां पर T बढ़ाते हैं तो EA का मान क्या होता है, घटता है, आप जानते हैं। तो परम ताप के भी प्रभाव को लिया गया है और सक्रिय ऊर्जा के भी प्रभाव को लिया गया है। इस तरह से दोनों को यहां पर एक साथ इंक्लूड किया गया है। ताप बढ़ाएंगे तो इसका पूरा मान घटेगा, ये पूरा मान अगर घटेगा तो K का मान बढ़ जाएगा। अर्थात ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बढ़ता है, सक्रिय ऊर्जा बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक घटता है, जिसको कि अभी हम पीछे ग्राफ के माध्यम से पढ़ भी चुके थे। तो बच्चों इस समीकरण को अगर हम एप्लीकेबल फॉर्म में देखें तो इसका हम लाग लेंगे। लाग अगर लेंगे तो हम लिख सकते हैं ln log k इक्वल टू हो जाएगा log a माइनस EA/RT। अगर इसको हम एप्लीकेबल बेस 10 पर लें तो ये कितना हो जाएगा, 2.303 log k। ये 2.303 कहां से आया, आपको बताया गया है नेचुरल लॉग और बेस 10 में क्या संबंध है। पिछले वीडियो में है, तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप पिछला वीडियो एक बार फिर से देखिए। ये हो जाएगा 2.303 log a माइनस EA/RT। या इसको आप लिख सकते हैं log k इक्वल टू log a माइनस EA/2.303 RT। हमने इस पूरे को 2.303 से डिवाइड किया, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां पर 2.303 आ जाता है। ये अर्हेनियस समीकरण का प्रयोग करने योग्य फॉर्म है, जिसको हम लॉग टेबल के माध्यम से इनकी वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों EA का मान इस समीकरण से निकाला जा सकता है, लेकिन अगर हमें log A और log K के मान पता है। अगर ये पता नहीं है तो भी आप ग्राफ के माध्यम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे हम ग्राफ के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे, इसको आप देखिए। ग्राफिकल मेथड में अगर हम देखें, ये ग्राफ है y इक्वल टू c माइनस mx टाइप का। y और x वेरिएबल है, यहां पर 1/t वेरिएबल है और log k है। यहां पर हम लेते हैं log k और यहां पर हम लेते हैं 1/t। तो जब हम 1/t और log k के बीच ग्राफ खींचेंगे तो यहां पर क्या है, माइनस साइन है। इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा वो इस तरह का हो जाएगा, माइनस है तो डाउनवर्ड जाएगा। आपको ये सब पढ़ाया गया है, हमने जब लॉग समझाया था, ग्राफिकल मेथड्स बताए थे, तो आपको बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं। तो बच्चों अगर इसमें हम देखें, इसको एक्सट्रापोलेट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, log a के इक्वल हो जाएगा। और इसका जो स्लोप होगा tan थीटा स्लोप
tan थीटा इक्वल टू किसकी हो जाएगा, AA अपॉन 2.303 RT, और इसकी माइनस हो जाएगी। इसके माध्यम से हम EA का मान निकाल सकते हैं, तो आसानी से इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से हम ताप की व्याख्या कर सकते हैं। इन पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, उनको आप सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही। कल हम उत्प्रेरक का प्रभाव बताएंगे और इस पर हो सकता है एक दो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बताए जाएं। धन्यवाद।